बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा आम। इसका तारुफ, कब इसकी ज़रूरत पेश आती है, मुख्तियारनामा देने का तरीक़ाकार, इस पर कोई फ़ीस चार्ज होती है या नहीं होती, किन सूरतों में मुख्तियारनामा मनसूख तस्वर होता है, और फिर आखिर में जो है ना मुख्तियारनामा देने की वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करें। सबसे पहले चलते हैं मुख्तियारनामा, इसका तारुफ। एक मुख्तियारनामा ख़ास होता है, एक मुख्तियारनामा आम होता है। जो ख़ास होता है उसको जो है ना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, वो किसी एक मकसद के लिए दिया जाता है। और मुख्तियारनामा आम, इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसको फिर बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को मुख्तियारनामा आम देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बाबत, किसी मकान के बाबत देते हैं, तो फिर उसमें जो है ना उसको मुकम्मल पावर आ जाती है। यानी कि जिस तरह आप खुद एक चीज़ के मालिक होने की हैसियत से उसकी जो है ना तमाम सूरत हाल को एंजॉय कर सकते हैं, मुख्तियारनामा आम भी आप जिसको देते हैं उसको भी उस प्रॉपर्टी के बाबत जो है ना मुकम्मल अख्तियार दे देते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, मुस्ताजरी पर दे सकते हैं, या इसको बेच कर कोई और प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले चलते हैं मुख्तियारनामा आम देने का तरीक़ाकार। जब भी कभी आपको इसकी ज़रूरत पेश आए, मिसाल के तौर पर आप जो है ना किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे होते हैं, आप यहाँ अपने पाकिस्तान में आना होता है और यहाँ पर किसी को कोई आप प्रॉपर्टी जो है ना सेल करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो होती है उसका जो है ना पेमेंट वो कुछ दिन बाद मुकर्रर होती है, तो आपकी टिकट आ जाती है। इस दौरान फिर आपको जो है ना मुख्तियारनामा आम देने की ज़रूरत पड़ सकती है या ख़ास देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप जिस आदमी को भी मुख्तियारनामा आम दोगे, उस आदमी को अपने साथ मिलाकर जो है ना आप रजिस्ट्रार साहब के पास जाओगे, तो वहाँ जाकर सबसे पहले जो है ना हमारे यहाँ पंजाब में तो चल रहा है 1200 वाला स्टाम्प। 1200 मुख्तलिफ सूबों में जो है ना अलग-अलग कैटेगरीज हैं। 1200 वाले स्टाम्प पर आप जो है ना अपना मुआहदा उससे तहरीर करोगे। ऊपर सबसे पहले आ जाएगा जो है ना मुख्तियारनामा आम जो दे रहा होता है उसका नाम, बल्दियत, सकूनत, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह तमाम मुकम्मल तफसील होगी। उसके नीचे फिर आप जिसको जो है ना वो मुख्तियारनामा आम दे रहे होते हैं उसके मुताल्लिक़ मुकम्मल नाम, बल्दियत, पता वगैरह वो होता है। फिर नीचे आ जाती है वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी के बाबत जो है ना मुख्तियारनामा आम लिख रहे होते हैं उसकी मुकम्मल डिटेल आ जाती है कि ये कहाँ पर वाक़ है, इसकी हैयत क्या है, इसका महल वक़ूअ क्या है, वगैरह वगैरह। तो फिर नीचे आपको दो जो है ना गवाह इस पर भी लाजमी लिखने होते हैं, उनके थंब इम्प्रेशन, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह उनके साइन भी कराने होते हैं, और साथ ही एक आइडेंटिफायर, शनाख्त कुनिंदा की दस्तखत अंगूठा भी कराने होते हैं। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि गवाह जो आप लिख रहे होते हैं वो आपके जानने वाले हों। साथ ही उनके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आइडेंटिफायर की फ़ोटोकॉपी, और जो है ना आप जो आदमी मुख्तियारनामा आम दे रहा होता है या जिसको दे रहा होता है उनके शनाख्ती कार्ड की कापी, ये ले जाकर आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होता है। रजिस्ट्रार आमतौर पर तहसीलदार वगैरह होते हैं, तो वहाँ जाकर आपको जो है ना ये अटेस्टेड कराना होता है। तो फिर 2-3 कापियाँ भी हैं इसके मुआहदे की आपने मुहैया करनी होती है। फिर वो 2-3 कापियाँ जो होती हैं वो अपने रिकॉर्ड में रख देते हैं, बाकी जो है ना असल आपको साथ दे देते हैं। साथ ही इसके जो है ना जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी के बाबत आप मुख्तियारनामा आम लिख रहे होते हैं उसका जो है ना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अगर तो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस से अटेस्टेड नक्का ले लें। अगर इंतकाल है तो फिर जो है ना पटवारी साहब के पास या ADLR सेंटर से उसके भी हस्ब ज़ाब्ता कापी लेकर वो भी साथ अटैच कर दें।
ये था जो है ना मुख्तियार ख़ास लिखने का तरीक़ाकार। तो अब चलते हैं कि मुख्तियारनामा देने पर कोई फ़ीस होती है। अगर आप जो है ना मुख्तियारनामा किसी ब्लड रिलेशन के नाम लिख रहे हैं, जैसे बीवी होगी, बेटा हो गया, वालिद साहब हो गए, तो फिर इस पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं होती। अगर आप जो है ना किसी और के हक़ में जो है मुख्तियारनामा आप लिख रहे होते हैं, यानी कि कोई दोस्त हो गया, कोई और आदमी होता है, तो उस सूरत में जो है ना आपको 2% डीसी रेट पर, यानी कि आपकी अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो उस पर जो है ना डीसी रेट 2% जो है ना फिर वो फ़ीस चार्ज होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है ना किसी दूर के आदमी के यानी दोस्त वगैरह उसको जो है ना मुख्तियारनामा आम देने से बचना चाहिए, क्योंकि कल कला कोई मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। वैसे तो देखा गया है कि आजकल भाई भाई का भी नहीं रहा, वहाँ भी मामलात काफ़ी सारे पेचीदा हैं। बहुत से केसेस ऐसे देखे होते हैं कि कोई आदमी बाहर होता है, प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पैसे भेजता है, वो यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है। फिर जो है ना बाद में उनके दरमियान कोई क्लैशेस होती हैं, तो फिर जो है ना उसका ईमान ख़राब होने लग जाता है। फिर वो अपने भाई को, जिसने ये जमा पूंजी इकट्ठी करके उसको भेजी होती है, फिर जो है ना वो उसको उस प्रॉपर्टी से लातारे कर देता है। इसके बाद चलते हैं कि ये मुख्तियारनामा आम ये कब मनसूख तस्वर होगा। इसमें से जब मुख्तियारनामा आम जिस पार्टी ने जिस आदमी ने दिया होता है, उसको फौत होने पर मुख्तियारनामा जो है ना ये मनसूख तस्वर होगा, या जिसके नाम जारी किया होता है उसके फौत होने पर भी मनसूख तस्वर होगा, या जिस मकसद के लिए दिया होता है वो मकसद जब पूरा हो जाता है तो तब भी ये जो है ना मुख्तियारनामा आम मनसूख तस्वर हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना अगर आदमी, ये तो था अपने मुल्क में, पाकिस्तान में अगर आदमी मौजूद होता है तो मुख्तियारनामा दे जाता है, उसका तरीक़ाकार। बाज़ औक़ात आदमी गैर मुल्क होता है तो वहाँ से जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है कि मुख्तियारनामा आम या मुख्तियारनामा ख़ास लिख कर भेजे, या किसी के नाम, अपने ब्लड रिलेशन के नाम या किसी और दोस्त के नाम कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाती है, या कोई प्रॉपर्टी का सौदा वगैरह करना होता है, या कोई कोर्ट में ऐसा मैटर चल रहा था, तो उस ऐसी सूरत में जो है ना वहाँ की एम्बेसी के पास, वहाँ के सफारत खाने के आपको, यानी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सफारत खाना आदमी अगर सऊदी अरब में होता है तो वहाँ हमारे पाकिस्तान के सफारत खाने में जाकर वहाँ पर से जो है ना मुख्तियारनामा आम या मुख्तियारनामा ख़ास जिसके नाम तहरीर करना होता है, उसके मुकम्मल कवायद वगैरह देकर एक तहरीर लिख कर वहाँ से जो है ना जारी कराना होता है। उस पर भी फिर 2 गवाह की वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो जो है ना वहाँ से ये जब सफारत खाने में ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो यहाँ हमारे मुल्क में फ़ॉरेन एम्बेसी में भेज देते हैं, यहाँ से फिर जाकर वो लेना होता है। तो बाद में जो है ना अगर रजिस्ट्रार साहब को भी वो देना पड़ जाए कि जिस मैटर के लिए, जिस मकसद के लिए मंगवाया होता है, तो फिर बाद सूरतों में देखा गया कि रजिस्ट्रार साहब भी दोबारा जो है ना फ़ॉरेन ऑफिस भेज कर उसकी तस्दीक करा लेते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट्स आपने जारी किया है या नहीं किया। अब आते हैं कि मुश्किल सूरत हाल कब पेश आती है, यानी कि आपने किसी को मुख्तियारनामा दिया है तो फिर मुश्किल सूरत कब पेश आ सकती है। इसके लिए बचने का जो तरीका, कानूनी तरीका क्या है, आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए। बाज़ औक़ात देखा है कि किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है किसी से, फिर उसकी नीयत होती है कि ये मैं आगे सेल करूँगा, बेचूँगा, यानी प्रॉपर्टी डीलर होता है ऐसे कह लें। तो फिर वो रजिस्ट्री और इंतकाल की फ़ीस से बचने के लिए कि अभी मैं अगर फ़ीस लेता हूँ तो इसकी 2-3 लाख या कुछ फ़ीस लग जाएगी, क्यों ना जो जिस आदमी से ली है उससे कहता है कि ये आपको मैंने पेमेंट तो क्लियर कर दी है, ये प्रॉपर्टी आप अभी अपने पास रखें, इसकी बाबत मुझे जो है ना मुख्तियारनामा आम लिख दें, ताकि मैं जो है ना कुछ दिन बाद मैंने सेल करनी है, फिर आप इससे इंतकाल ले लेंगे। इस तरह जो है ना मैं फ़ीस से बच जाऊँगा। ऐसी सूरत में देखा गया है कि अगर वो आदमी प्रॉपर्टी का मुख्तियारनामा दे देता है, तो फिर अगर वो आदमी फौत हो जाता है इस दौरान, तो फिर जो है ना ये मुख्तियारनामा आम तो मनसूख तस्वर होगा। तो ऐसी एम्बिग्युइटी से, ऐसी पेचीदगी से, ऐसी मुश्किल से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश हो जाए तो फिर आदमी को चाहिए कि जो मुख्तियारनामा जिस बाबत ले रहा होता है उससे उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी ले ले, यानी कि ये प्रॉपर्टी मैंने उस आदमी से ख़रीदी है, या उस आदमी ने ये प्रॉपर्टी
मुझसे बेची है और इसकी पेमेंट भी मैंने इसको मुकम्मल क्लियर कर दी है, इसका कब्ज़ा भी मुझे ट्रांसफ़र हो गया है। तो जब ये सूरत हाल जो मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होगी, तो अगर वो आदमी फौत भी हो जाता है तो फिर भी जो है ना इसका ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा, यानी कि उसकी आगे प्रॉपर्टी विरासत में तो चली जाएगी, लेकिन फिर वो ये आदमी जो है ना इस कोर्ट में अपना केस फाइल करके, अगर वो प्यार मोहब्बत से आसानी से नहीं दे रहे होते तो जो है ना कोर्ट में अपना केस फाइल करके भी वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह ले सकता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, मुख्तियारनामा क्या होता है, इसका तो हमने तारुफ सीखा आज की नशिस्त में, किस वजह से और कब इसकी ज़रूरत पेश आती है, मुख्तियारनामा देने का तरीक़ाकार, ब्लड रिलेशन को देना हो तो इस पर कोई फ़ीस नहीं, अगर कोई और आदमी जो दोस्त वगैरह को आप दे रहे होते हैं तो उस पर 2% फ़ीस भी लागू होगी। मुख्तियारनामा जो है ना कब किन हालात में मनसूख तस्वर होगा, और आखिर में हमने देखा कि मुख्तियारनामा अगर फ़ॉरेन कंट्री से मंगवाना पड़ जाए या किसी को फ़ॉरेन कंट्री में देना पड़ जाए किसी का नाम, तो उसका तरीक़ाकार भी हमने आज की नशिस्त में मुकम्मल तौर पर सीखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये टॉपिक मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा ख़ास को तो हमने बाद में डिस्कस करना है किसी और नशिस्त में, तो हमने आज की नशिस्त में मुख्तियारनामा आम को जो है ना डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हमारी नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह।